प्लास्टिक को आप रिसाइकिल नहीं करेंगे, उसका पुनः उपयोग नहीं करेंगे, तो अंधाधुंध जो जमा हो रहा है वो एक तरह से धीरे धीरे पृथ्वी पर एक परत के रूप में वो जा रहा है। और जब पृथ्वी पूरी तरह से ढक जाएगी तो पूरा जो वर्षा का जल है, जिससे हम पृथ्वी को रिचार्ज करते हैं पानी से, फिर पृथ्वी से हम पानी लेते हैं, शुद्ध पानी लेते हैं, वो बिल्कुल रिचार्ज इसका बंद हो जाएगा, हमारी खेती बंजर हो जाएगी। और प्लास्टिक का इस बार थीम माना गया है, तो प्लास्टिक में अभी पाया गया कि जो हमारे जानवर हैं, हम जो घर के गार्बेज को फेंकते हैं, तो गार्बेज किसी पॉलीथीन में जाता है, जानवर उस पॉलीथीन को खा लेते हैं। आज एक एक जानवर के पेट से 6-7 किलो 8 किलो तक गार्बेज में पॉलीथीन निकल रहा है। आज मछलियों के पेट से पॉलीथीन निकल रहा है। आज नई बीमारी आ गई जो प्लास्टिक डिजीज़ बोलते हैं उसको, तो ये प्लास्टिक के प्रयोग से है। तो सरकार ठीक है सख्ती करे, कानून बनाए, लेकिन वह कानून बनाने के पहले उसे सब्स्टिट्यूट लाना होगा। आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत बड़ा भुखमरी उत्पन्न ये पॉलीथीन करेगा। इसलिए आज की विश्व पर्यावरण दिवस पर पॉलीथीन को यदि नकारने के लिए हम भारतवासी तैयार हैं, तो हमें बहुत बड़ा संकल्प लेने की ज़रूरत है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सरकार है, उसको चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचावे और वो आदमी गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को दे, ताकि सब लोग जागरूक हो। आज जागरूकता पैदा करके समाज के जब निचले तबके के लोग जब जागरूक हो जाएंगे और समाज के पढ़े लिखे लोग, तो इस समस्या से हम निजात पा लेंगे। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज है 5 जून। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। और हर बार विश्व पर्यावरण दिवस का एक थीम होता है। इस बार का थीम है कि हम प्लास्टिक को रिड्यूस करें, प्लास्टिक के यूज़ को जहाँ तक हो सके हम उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करें। इसके ऊपर ये थीम बनाया गया है। इसके अलावा हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में और साथ ही साथ एक दिल्ली के एक पार्क में जाकर के वृक्षारोपण किया। विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने सिंदूर का पौधा लगाया, और सिंदूर का पौधा उन्होंने वो लगाया जो उनको कच्छ की जो क्रांतिकारी महिलाएँ हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया था, उन्होंने वो सिंदूर का पौधा उन्हें गिफ्ट किया था। और उस पौधे को उन्होंने आज प्रधानमंत्री आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर रोपित करके एक विश्वव्यापी संदेश दिया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और हमारा शहर मुजफ्फरपुर भी प्रदूषण की चपेट में है। कहीं ना कहीं हमारे शहर में जो बहुत सारी लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं और भी बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। हमारे मुजफ्फरपुर का क्या मुद्दा है, इस विषय पर हमने पर्यावरणविदों को, जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, ये पर्यावरण के ऊपर आज हमें तमाम जानकारी देंगे। साथ में हैं पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता, ये भी आज आपको पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे हमारे शहर से जुड़ी। फिर हैं हमारे साथ वीरेंद्र राय और प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह, ये दोनों भी पर्यावरण के संरक्षक हैं और अलग अलग स्तर पर अब हमारे शहर में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य करते रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से, और उनसे ही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस बार का जो थीम है, इसका पर्पस क्या है और हम ये सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि इस बार के थीम में प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, इसी को रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्लास्टिक का उत्पादन कोई बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। लेकिन अब ये प्लास्टिक जीवन का अंग बन गया हुआ है और जहाँ इसने मानवीय सुविधाओं को बढ़ाया है, वहीं पर अब मानव जाति पर
और मानव ही नहीं, जितने भी जैव जीव हैं उन पर यह खतरे के रूप में प्रकट हो गया है। इसीलिए इसके पूर्व भी 2018 में दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका, तो उस समय भी प्लास्टिक से कैसे बचा जाए ये थीम था। और इस बार भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यावरण के लिए काम कर रही है, उसने भी इस बार का थीम रखा है। दरअसल प्लास्टिक का उपयोग परोक्ष रूप से हम सभी लोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे हैं, परोक्ष रूप से भी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं, जैसे अभी यहाँ कुर्सियाँ जो लगी हुई हैं वो सब प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं। माइक्रोफोन में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। हम लोग जो पहने हुए हैं उसमें कई सामान प्लास्टिक के हमारे हैं। लेकिन प्लास्टिक आज जो लाइव स्टॉक्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फिर समुद्र की या नदियों की मछलियां हैं, उनके द्वारा अब मनुष्य के शरीर में भी प्रविष्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो प्लास्टिक से हो रहा है वह खतरा है जिसको हम रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं। और अगर प्लास्टिक को आप रिसाइकिल नहीं करेंगे, उसका पुनः उपयोग नहीं करेंगे, तो अंधाधुंध जो जमा हो रहा है वो एक तरह से धीरे धीरे पृथ्वी पर एक परत के रूप में वो जा रहा है। और जब पृथ्वी पूरी तरह से ढक जाएगी तो पूरा जो वर्षा का जल है, जिससे हम पृथ्वी को रिचार्ज करते हैं पानी से, फिर पृथ्वी से हम पानी लेते हैं, शुद्ध पानी लेते हैं, वो बिल्कुल रिचार्ज इसका बंद हो जाएगा। हमारी खेती बंजर हो जाएगी। और वही नहीं, प्लास्टिक का उपयोग जो आप एग्रीकल्चर के वर्क के लिए आप जो कर रहे हैं, उसके कारण आप, ठीक है, नमी को बचाए रखने के लिए, सूरज से उसको रक्षा करने के लिए आप प्लास्टिक के पतले कवर से उसको ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस प्लास्टिक को सोखता है। और फिर जब हम उसको वेजिटेबल्स के रूप में या फ्रूट्स के रूप में जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस तरह से जो प्लास्टिक है वह पूरे मानव जाति के लिए खतरा हो गया है। और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, जो प्रोजेक्शन है, यहीं कहा कि मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा, कि जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक 516 मिलियन टन्स हम लोग उपयोग कर चुके रहेंगे 2025 तक। यानी इसकी बढ़ोतरी एक वर्ष में लगभग 116 मिलियन टन्स प्रति वर्ष के रूप में वृद्धि हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक, पूरे दुनिया में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये खतरनाक स्थिति है और इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए बहुत सीरियसली हम लोगों को काम करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता आपकी तरफ, और मैं आपके हाथ में एक लीची का गुच्छा जो बुके है वो मैं देख रही हूँ। तो इसके माध्यम से क्योंकि हमारा शहर भी प्रदूषण की चपेट में बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम जिस सिटी में रहते हैं, यह लीची पूरम के नाम से पूरे देश में और विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज AQI के मामले में, प्रदूषण के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से मुजफ्फरपुर हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि लीची, जिसके कारण जो पर्यावरण ने हमें नवाजा था, प्रकृति ने नवाजा था, मुजफ्फरपुर को लीची सिटी के, लीची पूरम के रूप में हमने अंधाधुंध उसकी कटाई की, तो उसकी फिर से वृक्षारोपण लीची का बढ़ेगा, तभी जो है हमारा पर्यावरण सुधरेगा, यह मेरा मानना है। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उससे लीची से जुड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे, जैसे लीची कैंडी, लीची टॉफ़ी, लीची का अचार, लीची की सब्जी, लीची का आइसक्रीम, लीची का वाइन, यह देश विदेश में निर्यात हो। और बुके का प्रयोग के जगह पर लीची का बुके का प्रयोग हो, ताकि उस कॉस्ट में यह एक मीठा मुस्कुराइए हम लीची सिटी में है का एक मैसेज जाता है। ये जो एक छोटा सा बुके है, ये कई सारे संदेशों कई है। यह संदेश है कि लीची को बचाइए, पर्यावरण बचाइए, मीठा मुस्कुराइए, हम लीची पूरम में हैं। आगे बढ़ते हैं वीरेंद्र राय जी आपके तरफ, और आपने देश विदेश हर जगह घूम करके देखा हुआ है कि क्या है स्थिति। आप काफ़ी हद तक जो डेयरी उद्योग है हमारे शहर का, उससे भी जुड़े रहे। आप किस तरह से देखते हैं इस दिवस की इम्पोर्टेंस?
अरुण बाबू ने जो प्लास्टिक के उपयोग की बात कही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्लास्टिक से मानव जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। और साजिश के तहत 10-20 वर्षों में चाइना जो देश है उसके द्वारा भारतीय कृषि को, भारतीय किसानों की खेती को पीछे करने के लिए इसका उपयोग करवाने का प्रक्रिया चालू कर दिया। और जो भी किसान या खेती में उड़ के जो पन्नी, जो पॉलीथीन, डेली यूज का पॉलीथीन है जिसका रिसाइकिल नहीं होता है, वो रिसाइकिल होने के बदला हमारे ज़मीन में जा रहा है और पानी और मिट्टी के संपर्क में जाने के बाद माइक्रो पॉलीथीन बनता है। माइक्रो पॉलीथीन का लाइफ 400 वर्ष है। हमारी 4 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, फिर भी वो पन्नी ख़त्म नहीं होगा, वो पॉलीथीन ख़त्म नहीं होगा और हमारा सारा ज़मीन और खेत बंजर हो जाएगा। और भारत में जो भूभाग पर आज अन्न हम पैदा करते हैं वो अन्न पैदा होना समाप्त हो जाएगा और हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। मछलियों के साथ भी वही है। जानवर, हम पशुपालन से लगे हुए लोग हैं, आपने डेयरी का कहा, तो अभी देखते हैं कि गांव गमई में और शहरों में जो हरा छिलका है उसको हमारी महिलाएं, माताएं सब्जी बनाने के बाद पन्नी में बंद करके फेंक देती हैं। गाय खाती है और वो गाय खा के जब दूध देती है उस दूध का हम उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में प्लास्टिक जा रहा है। हमारे खान पान के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, दूध के माध्यम से प्लास्टिक वहाँ जा रहा है। और डेयरी में भी हम लोग उपयोग करते हैं पॉलीथीन और प्लास्टिक का। हमारे सारे दूध के, मिल्क के प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट आता है, जिस पन्नी में जिस मिल्क को हम यूज़ करते हैं, वो रिसाइकिल होता है। एक बार 10 बार उसको रिसाइकिल करते हैं और कम से कम 20 से 25 माइक्रोन का होता है। उसका साइज बहुत मोटा होता है। लेकिन जो डेली यूज़ का पॉलीथीन है, आज हमारे ग्राहक जब सब्जी लाने हम लोग जाते हैं हमारे घर से, अब झोला लाने की प्रवृत्ति ख़त्म हो गई। पुराने ज़माने में ठोंगा में, झोला में सामान लाते थे लोग, हमारे घरों में पॉलीथीन नहीं आता था। लेकिन आज धड़ल्ले हम पॉलीथीन लाते हैं और लोगों को बताते हैं 5 केजी वजन वाला जो चाइनीज़ पन्नी है वो दीजिएगा जो मजबूत होगा, लेकिन वो हमारे ज़मीन को बंजर कर रहा है। आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत बड़ा भुखमरी उत्पन्न ये पॉलीथीन करेगा। इसलिए आज की विश्व पर्यावरण दिवस पर पॉलीथीन को यदि नकारने के लिए हम भारतवासी तैयार हैं तो हमें बहुत बड़ा संकल्प लेने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह की तरफ। और जैसा कि अभी सभी ने, जितने भी पर्यावरणविद हैं, सबने अपनी अपना कंसर्न शो किया है इस मुद्दे के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पूरे विश्व मानव पर जो प्लास्टिक का जो पूरा घात हो रहा है, घर घर में सब्जी से लेकर के सारे सामान पॉलीथीन में जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि पॉलीथीन की उपयोगिता समाप्त करे, सरकार इस पर सख्ती से लागू करे। मुजफ्फरपुर शहर में आज पहले हम लोग झोला लेकर के जाते थे, सब्जी हो, चावल हो, आटा हो, जो सामान हो लाते थे। लेकिन आज घर से बिना झोला के जाते हैं और प्लास्टिक के थैली में सब्जी, चावल, आटा, जो भी सामान है वो लेकर के आते हैं। नतीजा है कि वो पॉलीथीन घर में रहता है और छिलका के साथ घर के जो सामान सब है फेंकने वाला, उसमें रख कर के फेंकते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर सख्ती से लागू करें ताकि पॉलीथीन की उपयोगिता समाप्त हो। तो पॉलीथीन की उपयोगिता समाप्त हो, इसके ऊपर संदेश है। और जो हमारे शहर का जो लीची है उसको किस तरह से हम लोग मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक धन है। तो आगे इसी विषय पर और बातें करते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास चलते हैं कि ये जो एक आइडिया आया है कि लीची को हम प्रमोट करें, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही कि प्रकृति ने हर क्षेत्र को किसी न किसी सुंदर चीज़ से नवाजा है और हमें लीची से हमको मिला है। तो इसको हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें? नहीं, अब देखिए, जो भी आप लीची की बात करें,
या फिर मकई के छिलके की बात करें, या फिर उस तरह के और भी कई तरह के उत्पाद हैं जिनके छिलके का उपयोग करके आप पेपर बना सकते हैं, पेपर प्लेट बना सकते हैं। जो आजकल धड़ल्ले के साथ आप चले जाइए मुजफ्फरपुर शहर में तो आपको प्लास्टिक के बने हुए कप मिलेंगे जिसमें हम गर्म चाय पीते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जब प्लास्टिक में गर्म कोई चीज़ डाला जाता है तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, चूँकि प्लास्टिक जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनता है, उसका मूल आधार जो है सो पेट्रोकेमिकल्स है और उससे प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो वो जैसे ही गर्म कोई भी चीज़ आप डालते हैं तो उसके रिएक्शंस होते हैं और आप उसको बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर मैं देखता हूँ कि प्लास्टिक के कप में लोग चाय पीते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप प्लास्टिक को कंज्यूम करते हुए चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका सुझाव है कि लीची से हम सिर्फ स्क्वैश बनाने के काम में या उसको खाने के काम में ना लाकर उसके छिलके से अगर हम पत्तल बनाने का काम, कप बनाने का काम करें, और इस तरह के और भी, जिस तरह से मक्के से भी बनाने का प्रयास चल रहा है कि मक्के से भी केला के, आप जानते हैं कि बहुत जगह, मैं आगरे में गया हुआ था, हाजीपुर में भी उसका अब उस तरह का काम शुरू हो रहा है कि केले के रेशे से कपड़ों का निर्माण। तो निश्चित रूप से वो कपड़ा होगा वो इको फ्रेंडली होगा। तो आपको निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कैसे कम करें। अभी सरकार ने, भारत सरकार ने कानून बना के सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाया है, लेकिन उस रोक लगाने का कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और ख़ास करके सब्जी वगैरह के दुकानों पर आप चले जाइए तो चाह कर भी आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लगातार उसके मल्टीप्लिकेशन के कारण धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी अच्छी बात वीरेंद्र बाबू ने कही कि वो जो गाय जो खा रही है तो गाय का अपना भी नुकसान हो रहा है। दूध के माध्यम से हम लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन गाय का अपना भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए एक बार जब हम लोग यहाँ फर्स्ट लुक बिहार पर बात कर रहे थे तो एक ईंट भी इन्होंने दिखाया था जिसके बारे में वो आगे बताएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक को प्लास्टिक के बोतल्स में भर के और उसको आप एकदम मजबूत ईंट की तरह बना लेते हैं। और कई प्रदेशों में, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन कई प्रदेशों में उस ईंट का उपयोग मकान बनाने में या बाउंड्री वॉल बनाने में किया जा रहा है। तो इस तरह से इस प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए दो कदम उठाने होंगे। एक तो कदम है कि सरकार को सख्त कानून बनाना होगा और उस कानून को इम्प्लीमेंट भी कराना होगा, पहली बात। और दूसरा ये है कि जन जागरूकता लाना होगा। जब तक हम जन जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक लोग यही समझेंगे कि अरे हम एक प्लास्टिक यूज कर लिया तो उससे क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों को इन सारे चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी हम लोग प्लास्टिक से मुक्त हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अभी जो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा उसी तरह की बात आपने भी कही। आपने चर्चा शुरू होने से पहले ऑफ कैमरा ये बताया कि आपने पिछले साल भी इस तरह की कुछ इनिशिएटिव शुरू की थी लीची के फल को लेकर के, लेकिन जन जागरूकता के अभाव की वजह से ही शायद ये पॉपुलर नहीं हो पाया। तो जन जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करें? जी, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के साथ साथ लीची अनुसंधान केंद्र और हमारे जो सक्रिय जन सेवक हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनको इस तरफ ध्यान आकर्षित करना होगा और प्रयास करना होगा। और प्लास्टिक का इस बार थीम माना गया है, तो प्लास्टिक में अभी पाया गया कि जो हमारे जानवर हैं, हम जो घर के गार्बेज को फेंकते हैं तो गार्बेज किसी पॉलीथीन में जाता है, जानवर उस पॉलीथीन को खा लेते हैं। आज एक एक जानवर के पेट से 6-7 किलो 8 किलो तक गार्बेज में पॉलीथीन निकल रहा है। आज मछलियों के पेट से पॉलीथीन निकल रहा है। आज नई बीमारी आ गई जो प्लास्ट डिजीज़ बोलते हैं उसको, तो ये प्लास्टिक के प्रयोग से है। तो सरकार ठीक है सख्ती करे, कानून बनाए, लेकिन वह कानून बनाने के पहले उसे सब्स्टिट्यूट लाना होगा, सब्स्टिट्यूट को प्रमोट करना होगा। जैसे अरुण बाबू ने बताया अभी कि केले के रेशे से बनाया जा रहा है, अभी झोले मणिपुर में बनाया जा रहा है। तो उसी तरह के जो जैसे लीची के बीज हैं, लीची के छिलके हैं, या जो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स हैं, जैसे कि कई जगह तो इसका बनाया जा रहा है जो जलकुंभी है। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट कर करके हम उसको थैली के रूप में या प्लास्टिक का के जगह पर हम प्रस्तुत करें, और तब हम सख्ती लाएँ तो सही में सफल हो पाएंगे हम। मतलब एक सब्स्टिट्यूट रहे तब सख्ती से हम अपना सकते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने आपकी चर्चा करते हुए कहा कि आपने एक सुझाव दिया था प्लास्टिक को ईंट के रूप में यूज़ करने का। तो वीरेंद्र राय जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है वो रीयूज़ का? हमने गाँव में ये प्रयोग शुरू किया था कि जो खाली बोतल है पानी का जिसका हम उपयोग करते हैं,
मिनरल वाटर का। उस बोतल में छोटे छोटे कटिंग करके इस प्लास्टिक को डेली सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको कटिंग करके और पूरा उसको हम सरिया या लकड़ी से पूरा उसको भीतर रख के और उनको पूरी ताकत से मजबूती से गांठ बना लें और फिर उनके कवर को, उनका जो नेपुल है उसको बंद कर दें उनके ढक्कन से, और उस तरह से इतना मजबूत हो जाता है कि वो ईंट का काम करता है। हमने किसानों को बताया कि झाड़ी मेर झूड़ी गाड़ते हो वहाँ गाड़िए, अपने गार्डन में बागवानी में उस बोतल को खड़ा करके और पेंट कर दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। जहाँ भी ईंट का उपयोग करते हैं, हमने भीलवाड़ा में मकान बना देखा कि ईंट के तरह उसको सजा दिया था और उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिस तरह से हम लोग टाटी का जो दीवार होता था फूस का, उसमें चौर के मिट्टी से लेप दिया करते थे, वो ठंडा भी रहता था और पर्यावरण का भी परिचायक था और फायर प्रूफ भी था। ठीक उसी तरह से भीलवाड़ा में हमने देखा सड़कें बन रही है, ईंट का जिस तरह से उपयोग करते हैं करके नीचे और ऊपर से सड़क की ढलाई कर दिया और बहुत बड़ी बेहतरीन सड़क चल रही है। दूसरे देशों में इस पर काम शुरू हो गया, लेकिन हमारे यहाँ ये अभी पूरा पॉपुलर नहीं हुआ है। इको ब्रिक यदि हमारे घर घर में बनाने लगे, ग्राम पंचायतों में जो अंबार लगा हुआ है कूड़े कचरे का, आप जानते हैं पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। हमारे जो छिलके हैं, हमारे जो गंदगी है, हमारे जो कूड़े कचरे हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैस बनता है। ग्रीन हाउस गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ख़राब है और जानवर के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है उसको भी बर्बाद करता है। और आज जो बारिश कम हो रही है, इसका भी कारण ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर बन गया है, क्योंकि आसमान पूरा एक तरह का है पूरे दुनिया का। इसलिए हम लोग प्रदूषण से बचें। और सबसे ज़्यादा पॉलीथीन हमको प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण यदि हम इको ब्रिक बनाना पसंद करें, घर में जहाँ मीट का उपयोग करते हैं इस ब्रिक का उपयोग करें। कुछ नहीं करना है, घर में प्लास्टिक है, घर में बोतल है, उसको कैंची से खुरपी से काट के अंदर घुसाइए, सरिया से मजबूती से उसको कस दीजिए और ठेपी लगा दीजिए। वर्षों तक उसमें कैद हो सकेगा। कानून तो बने हैं, लेकिन कानून के रखवाले हम और आप हैं। जन जागरूकता की कमी है और आने वाला समय, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम बंजर ज़मीन देंगे। यदि पन्नी का उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग बंद नहीं हुआ तो हम लोग उनको बंजर ज़मीन देंगे। और जो 66 के पहले जो लोग हाथ ओढ़ते थे दूसरे देश में, हम अन्न के मामले में जो अपने आप उपज करके अपनी पूरी आबादी को खिला लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरे देश में जिस तरह से हाथ बटाते थे, हाथ फैलाते थे अनाज के लिए, फिर वही समय आ जाएगा। यदि प्लास्टिक को रोका नहीं गया तो कृषि तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। कृषि तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। एक बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आपके पास आते हैं प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह जी, और आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ों को किस तरह से हम जन जागरूकता फैलाएं, सारी जितने बिंदु हमारे सामने आए। ये सारी बिंदु और सारे सुझावों को लेकर इस पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सरकार है, उसको चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचावे और वो आदमी गांव के अंतिम व्यक्ति तक इस संदेश को दे, ताकि सब लोग जागरूक हो। आज जागरूकता पैदा करके समाज के जब निचले तबके के लोग जब जागरूक हो जाएंगे और समाज के पढ़े लिखे लोग, तो इस समस्या से हम निजात पा लेंगे। एक कंक्लूडिंग लाइन हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से भी ले लेते हैं। जो UNEP है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए पर्यावरण का जो कार्यक्रम है, उसने एक प्लास्टिक टाइड टर्नल्स चैलेंज करके एक अभियान पूरे विश्व में चलाया है, जिसमें भारतवर्ष में लगभग 7 लाख युवा जुड़कर प्लास्टिक से कैसे मुक्ति मिले और पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जा सके, ताकि मनुष्य, इस ग्रह पर जो मनुष्य है और सबसे सुंदर ग्रह इसको माना जाता है पूरे इस ब्रह्मांड का, तो इसकी रक्षा कैसे हो सके। इसके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष के 7 लाख युवा उसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर के युवा भी इस पर आगे काम करें।
तो इस तरह से जो हमने अभी तमाम जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब ने एक बात कही कि कानून बने हुए हैं, प्रोसेसिंग के अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन जन जागरूकता यानी हमारे और आपके अवेयरनेस के बिना कोई भी पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकता। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी संस्थान, किसी सरकार या किसी समिति की नहीं है, ये हमारी और आपकी है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में जितने हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया। तो आशा करते हैं कि जो सुझाव आज हमारे मेहमानों ने दिया है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसको आप अपनाएंगे और हमारे शहर को भी धीरे धीरे प्रदूषण और प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। इसी के साथ हम हमारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।